अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलमी मालूमात। नाजरीन, मेरे साथ हैं मारूफ दानिश्वर और सहाफ़ी जनाब सुहेब मरगूब साहब, जो इंडियन इलेक्शंस पे अपनी तफसीली मालूमात, तजज़िये, तबसरे हमारे साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इंडिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो एक दिन में नहीं होते बल्कि फेजेज़ में होते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है अप्रैल में और मई के आखिर तक चलेगा। फिर जून की 4 तारीख को उनके रिज़ल्ट आने शुरू होंगे। चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है तो 5-6 घंटे में वो सारे खुद ही मशीनें टैबुलेट करके और रिज़ल्ट निकाल देंगी। तो शाम 4 जून को शाम तक क्लियर हो जाएगा कि आइंदा वज़ीर आज़म इंडिया का कौन होने जा रहा है। क्या मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, जो 2 टर्म्स मुकम्मल कर चुके हैं, तीसरी टर्म भी मुकम्मल करेंगे या नहीं। वहाँ पे जो लोकसभा है उसकी 543 सीटें हैं। उस लोअर हाउस कौमी असम्बली जिसे हम कहते हैं वो लोकसभा कहते हैं। और वहाँ पर आप देखिए कि जो एक अच्छी बात है इंडिया की वो ये है कि वहाँ पे जमहूरियत का कानून, जो उनका आइनी निज़ाम है, उसका तसलसल कायम है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ उसके फ़ौरन बाद 50 में उनका आइन आ गया और फिर उसके इलेक्शन हुए, 52 में हुए, जब नेहरू जो थे उन्होंने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से तकरीबन 2/3 से भी ज़्यादा सीटें जीत ली थी। और सिर्फ उनके मुकाबले में एक बड़ी पार्टी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो वेस्ट बंगाल और केरला वगैरह इधर उसको साउथ में सीटें मिली थी, अपोजिशन ना होने के बराबर थी। फिर दूसरा इलेक्शन 5 साल बाद वक्त पे हुआ, फिर नेहरू साहब ने स्वीप कर लिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान को ऐसा नहीं हो सका। एक तो हम हमारे बाबाए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो 1 साल बाद ही अलालत की वजह से इंतकाल कर गए और फिर उनके बाद ऐसी कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी जो कौम को मुत्तहिद और मुज्तमा कर सके किसी एक मंशूर पे। और बदकिस्मती से ये हुआ कि लियाकत अली ख़ान जो थे उनको भी शहीद कर दिया गया। तो आइनी निज़ाम जो है तातुल का शिकार हो गया और फिर ये 1956 में बना तो वो भी मनसूख करके फिर यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। उनकी खूबी यह है कि वहाँ तसलसल से इलेक्शन होते जा रहे हैं। और फिर उनके एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब इंदिरा गांधी को बहुत अच्छी बड़ी मेजॉरिटी मिल गई थी 71 में, उसके बाद वो आमराना उनके अंदर एक टेंडेंसीज सामने आ गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये जो इलेक्शन जीती थी ये रियासती वसाइल इस्तेमाल करके जीती थी, तो डीसीट कर दिया। उनको कहा कि ये नाअहल हैं और ये इनका इलेक्शन कलअदम है और उसके ख़िलाफ़ वो गई सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा और उनको डीसीट कर दिया। तो उसको बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी और बुनियादी आइनी हकूक़ और वो सब मुअत्तल कर दिए। प्रेस पे पाबंदियाँ लगा दी। उनके बेटे संजय गांधी जो उनके वारिस समझे जाते थे, उन्होंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने जो उनके नज़रियात थे वो मुसल्लत करना शुरू कर दिए और लोगों की ज़बरदस्ती जो है नसबंदी शुरू कर दी। मर्दों की 60 लाख से ज़्यादा मर्दों की नसबंदी की गई और बहुत से ऐसे काम जिससे वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ रायामा हो गई और 77 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई और एक जनता पार्टी के मोरारजी देसाई वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन वो चूँ का मुरब्बा एक भानमती का कुंबा था, जैसे हमारे यहाँ पीडम है या कैसे और बहुत से अलायंस बनते रहते हैं। तो वो फिर उनके मोरारजी देसाई की हुकूमत भी ज़्यादा अरसे नहीं चली और फिर इंदिरा गांधी जो हैं कम बैक कर गई 2 साल के बाद। और इंदिरा गांधी का जब को मर्डर कर दिया गया सिख गार्ड्स ने, तो फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए तो उसमें राजीव गांधी बड़ी अक्सरियत से, चूँकि संजय गांधी जो है एक क्रैश में जहाज़ के वो हलाक हो गए थे, तो फिर उनके दूसरे भाई राजीव गांधी जो हैं वो इक़्तिदार में आए। तो कांग्रेस का एक तसलसल के साथ वहाँ पे हुक्मरानी रही। इलेक्शन भी रेगुलर वक्फे से होते रहे। जो बीजेपी है इसको सिर्फ 2 सीटें मिलती थीं। पहली बार 89 के इलेक्शन में इनको 80 से ज़्यादा सीटें मिली। तो बीजेपी का अरूज शुरू हुआ और ऐसा अरूज शुरू हुआ कि फिर वाजपेयी 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने, अब मोदी 2 मरतबा बने और हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व की लहर आई, हिंदू बुनियाद परस्ती की लहर आई, जिसकी जद में आकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और मुसलमानों को मज़ालिम। तो आज इन तमाम मौज़ूआत पे और ये भी कि इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है। पहले वो केरला में हुई थी सिर्फ, बाद में फिर मैं भी वहाँ पे
2004 में इलेक्शन कवर करता रहा बीबीसी की तरफ से, तो मैंने देखा कि उस पर एतराज़ात भी थे लेकिन ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन भी थी। तो इन सब बातों पे हम सोहेब साहब से पूछेंगे। पहले तो सोहेब साहब ये बताइए कि जो अब तक एक फ़ेज़ का इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ राजस्थान और कुछ मुख्तलिफ स्टेट्स के महाराष्ट्र वगैरह में इलेक्शन हो गए थे, अब आज जो है दूसरे फेज़ के इलेक्शन और ये 7 फेजेज़ में होंगे। तो आपने जो पहला फेज़ का इलेक्शन है और अब ये जो दूसरे फेज़ का है, इसका कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो कहते तो हैं कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। आपने भी काफ़ी इस पे इदारे ख्याल फरमाया कि वहाँ जमहूरी सिस्टम टूटा नहीं, और फिर आपने ये भी फरमा दिया कि इमरजेंसी लग गई बीच में कुछ अरसे के लिए। टूट गए ना जमहूरी सिस्टम, तो वहाँ पे खलल आया, खलल आ गया जो भी आया। तो लेकिन मार्शल नहीं लगा, मार्शल नहीं लगा, लेकिन वो सिविल मार्शल तो लग गया ना। इमरजेंसी तो 2-3 साल सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक्टिविटी होती है जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और वहाँ पे वो कुछ किया जो जनता पार्टी ने, वही जो भी है जन। तो अब भी जो इलेक्शन हुए पहले, वो उन रियासतों में हुए जो क्लियर कट हिंदू बेल्ट नहीं कहलाते, क्लियर कट हिंदू बेल्ट नहीं कहलाते। वहाँ पे बीजेपी को जो अभी तक ज़ाहिर है रिजल्ट तो उन्होंने अनाउंस नहीं किए, ऑफिशियल रिजल्ट तो अनाउंस 4 तारीख को ही होंगे, जून को, जो आपने डेट बताई। तो अभी तक जो सिचुएशन आ रही है वो लोगों को लेकिन पता लग जाता है कि क्या है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे थोड़ा सा हम अपने लोगों की मालूमात के लिए, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट किया, ये बता दें कि वहाँ 2 बड़े जो प्लेयर्स हैं, वो एक तो बीजेपी का अलाइंस है छोटी पार्टियों से जिसे एनडीए कहते हैं, और एक है कांग्रेस का दूसरी पार्टियों के जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, उसको कहते हैं इंडिया। इंडिया या जो उनका गोदी मीडिया वो इंडी अलायंस कहता है, इंडी अलायंस, हाँ, ताकि उसको जलील भी करे। इंडी लफ्ज ऐसे एक तमस्कर उड़ा दिया ना, उसका एक पैरोडी बना दी। गोदी का मतलब क्या हुआ? गोदी मीडिया देखें इंडिया में गोद लिया हुआ। हाँ, इंडिया में गोद ही लिए हुए चैनल जितने भी है ना, जैसे अर्नब गोस्वामी हो गए या मनीष हो गए, या अपना उनके इसके ये जो अब तक के चैनल के हैं, वो एबीपी के हैं, जितने भी हैं चैनल उनके, वो सारे के सारे गोद में बैठे हुए मोदी के। अगर फर्ज करें कि जी 137 किसी ने टॉक शोज की है, तो 137 में से 50% ऑलमोस्ट बीजेपी मतलब मोदी के हक में होंगे, और बाकी जो है वो अपोजिशन के खिलाफ होंगे। गोदी उनको इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं पुल गिर गया है तो वो ये नहीं सवाल करेंगे कि पुल मोदी की गलती से गिरा या जिसको ठेका दिया था उसकी गलती से गिरा, जैसे गिरा था ना पिछले दिनों पुल, तो वो पकड़ेंगे सीधा सीधा जाके अपोजिशन को कि लोग इस पर ज्यादा चढ़ गए थे, लोगों ने देखा नहीं, अपोजिशन ने लोगों का ज़हन खराब कर दिया। अगर मोदी की गोद इतनी बड़ी है कि सारे मीडिया आए में बिल्कुल आए में। अब देखें कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वहाँ पे बढ़ गई है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो वो ये नहीं कह रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो क्यों नौकरियां मांगते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो ऐसा काम करें कि वो अपनी नौकरियां खुद पैदा करे, वो खुद जनरेशन करे, वो क्यों नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा तो मीडिया इतना गोदी नहीं है, मतलब थोड़ा सा गोदी है। अच्छा, तो लेकिन इतना गोदी नहीं है। अच्छा, अब ये है कि जो आपने कहा बड़े प्लेयर, इस वक्त भी जो आज इलेक्शन सुबह 6:30-7 में शुरू हुए पोलिंग, उसमें भी जो बड़ा प्लेयर है सबसे वो राहुल गांधी है, और वो अपनी जो रवायती सीट है उसमें भी खड़ा है, केरला से, व्यादा के क्या जो एरिया है ना उसकी सीट से खड़ा है। अच्छा, अब जिसमें 99% चांस है कि वो जीत जाएंगे। पहले स्मृति ईरानी भी इसी सीट पर compete करती रही, उनको उनका ख्याल था कि मैं, इंदिरा गांधी तो इलाहाबाद से लड़ती थी और नेहरू भी, लेकिन ये इनकी बात है, ये वहीं से केरला जो है एक साउथ का इलाका है, बिल्कुल साउथ में श्रीलंका के करीब चला जाता है ना। केरला असल में बड़ी सेफ सीट है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी 0 पे है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, पढ़े लिखे पसंद है, सबसे ज्यादा एजुकेशन रेट केरला में है, सबसे ज्यादा। और मैं जब अमेरिका गया था तो मेरे साथ एक केरला का था कम्युनिस्ट, और वो हर चीज को जिसको कहता है ना कीप्स कन्वर्टिंग के इंडियन करेंसी में डॉलर कितने का पड़ गया, तो फिर चीज लेता ही नहीं था, हाँ, कहता था यार ये तो इतने का पड़ गया। हम लोग फजूल खर्च ज्यादा हैं। तो इंडिया में अभी इस वक्त अगर आप मेरे से सवाल करें कि दोनों प्लेयर्स में भारी कौन है, जो आपने किया, तो मेरा उसमें यह है कि दोनों प्लेयर्स में इस वक्त भारी है इंडिया अलायंस, यानी राहुल गांधी का अलायंस। इसमें क्या वो आम आदमी पार्टी भी है जिसके केजरीवाल को पकड़ा हुआ है इन्होंने? देखिए, केजरीवाल को पकड़ा किस चीज पे? केजरीवाल को उन्होंने इस चीज पे पकड़ा है कि केजरीवाल वहां पे मौजूद थे जहां पे एक आदमी ने दूसरे आदमी को कोई डॉक्यूमेंट दी, ये नहीं पता क्या दी। देखे ना, मैंने आपको मोबाइल दिया, देखने वाले कैमरा मैन है, अब
कैमरामैन को अरेस्ट कर लेंगे कि तुमने, तुम्हारे सामने करप्शन होगी तो तुमने, ये है मतलब उस पे नहीं। मगर ये जो केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम है, ये आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं और दिल्ली एक सूबा भी है, कैपिटल भी है, उसके चीफ मिनिस्टर भी हैं। असल में इंडिया ने कुछ ऐसा एक मलगूबा किस्म का निजाम बनाया हुआ ना कि वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज बना दिए कुछ, जैसे कश्मीर को बनाया हुआ, लद्दाख को बनाया हुआ है, तो इस तरह की यूनियन टेरिटरीज है। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को फेडरल मतलब यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और केजरीवाल बेचारे के यूं हाथ बांध दिए थे कि तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग जो है ना उनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह मरकज से खुद होती थी। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हक में फैसला दिया, उन्होंने रूल ही बदल दिया। तो ये वहाँ की डेमोक्रेसी जो है ना वो तो अभी भी वहाँ दिल्ली जो है सूबा नहीं है। नहीं, दिल्ली सूबा नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जिसको यूनियन गवर्नमेंट अपने उसे कर रही है, लेकिन एक इलेक्टेड उन्होंने ढकोसला सा बना दिया, जैसे भी कश्मीर में बनाने वाले हैं। तो वैसे हमारे यहाँ भी पीर बगाड़ा कहते थे कि जो ये कराची है ना, इसको फेडरल टेरिटरी करार दे दिया जाए। वो इसलिए कहते थे कि कराची किसी जमाने में फेडरल टेरिटरी रहा, वो कैपिटल था। हाँ, कैपिटल रहा, तो वो फेडरल टेरिटरी था। वो जब अयूब खान ने डेवलप किया इस्लामाबाद को, तो इस्लामाबाद कैपिटल हो गया। तो अब पीर साहब चाह रहे थे कि दोबारा हमारा ट्रैवल बड़ा पड़ता है, तो नहीं, वो ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद कैपिटल रहे, लेकिन कराची को भी यूनियन टेरिटरी बना दें, ताकि वो जो झगड़ा सिंधी महाजिर का है वो काम खत्म हो जाए। वो इस तरह का नहीं, वो पाकिस्तान में वो निज़ाम कायम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आप कराची को इस्लामाबाद से कंट्रोल करेंगे तो एक नया क्याओस पैदा हो जाएगा। जो पीर साहब ने उस वक्त बात की थी वो उस वक्त की होगी जब उनके अपने लोग वहाँ पे थे। अच्छा। अब अगर आप देखें ना, इस वक्त कराची को इस्लामाबाद से कंट्रोल करें तो वहाँ पे क्या हुआ क्राई होगा, इमेजिन करें। वैसे लोग कहते हैं कि अभी भी सूबे इस्लामाबाद से ही कंट्रोल होते हैं। चलें हम थोड़ा सा वो चलें, तो ठीक है, इंडिया चले जाते इंडिया हैं, चलते हैं, टू बी ऑन सेफ साइड, थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो आज इलेक्शन होंगे और जो जारी रहेंगे 7 उसमें, तो उसमें 7 सूबों में हो रहे हैं, नहीं हाँ 13 में, तो उसमें जो उनकी असल में सारी सीटों पे नहीं होते, कुछ कुछ सीटों पे हो जाते हैं, यानी एक सूबे की भी सब सीटों पे नहीं होते। जैसे महाराष्ट्र की 8 सीटों पे हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में हो भी गए हुए हैं, कुछ हो भी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या, इसमें क्या हिकमत है कि ये इतने, शायद इसलिए कि वो कहते हैं कि लोकल पुलिस को ड्यूटी नहीं देते, बल्कि फेडरल जो उनकी पुलिस है जो सेंटर के मातहत है उसको डिप्यूट करते हैं सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो मुकामी पुलिस का तासुब जो है असरअंदाज ना हो। ऐसी बात है? नहीं, देखें इलेक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? 97 करोड़ वोटर हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनका जो मिनिस्टर है यूनियन के इंटीरियर के, वो सिक्योरिटी फोर्सेज उनके कंट्रोल में, जिनका नाम है बड़े मुसलमान दुश्मन है वो। तो अब आप आए ना लाइन पर। तो जब अमित शाह साहब ने इलेक्शन अनाउंस किया तो बड़ी एक स्ट्रेटजी फ्रेम की कि हम पहले उन रियासतों में करा दें जहां का इम्पैक्ट पूरी दीगर रियासतों पर आए। राजस्थान में जीते हुए थे तो उन्होंने उसके भी कुछ सीटें वो वाली ले ली, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ कि जो उनकी खातून थी चीफ मिनिस्टर साहब का, तो वो उनकी अपोजिशन कैंप में चले गए और वो टूट गया। अच्छा, बंगाल में भी उन्होंने मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की, पसमानदा मुस्लिम की एक नई टर्म निकाल ली। देखिए पसमानदगी हिंदियों में नहीं है। अच्छा, तो बंगाल में मैं अपने, आप तो माशाल्लाह बहुत एडवांस लेवल पे कोर्स करते हैं ना, लोगों से खिताब करते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आम नाजरीन हैं उनको भी इन्वॉल्व करूँ। ये जो वेस्ट बंगाल है जो बांग्लादेश के करीब है, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है, वो जिसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की खातून एक लीडर हैं वहाँ पर, ममता बनर्जी। तो अब आप बताइए कि वो उन्होंने क्या कोशिश की कि मुसलमानों को डिवाइड कर दिया जाए? उन्होंने नहीं कोशिश की। देखिए ममता तो सपोर्ट करती है मुसलमानों को, तो उन पे ये एलिगेशन लग गया कि ममता मुसलमान है और इनका नाम सबिया के पता नहीं क्या है। अच्छा, और उन्होंने सबिया खानम जो हमारी एक्ट्रेस थी उसके कुछ पढ़ लिया होगा ना उन्होंने, तो वो जब एक्ट्रेस की फिल्म आई तो उसको भी मुसलमान डिक्लेयर कर दिया था। जब वो येलो ड्रेस में उन्होंने कहा भगवा का लिबास पहन लिया तो ये भी मुसलमान है, क्योंकि वो उनको तो हर जगह मुसलमान बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। तो ममता के एरिया में ये अभी तक घुस नहीं सके। इनकी बड़ी कोशिश थी कि हम वहाँ पे इलेक्शंस को जीतेंगे, तो ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। और इन्होंने अपनी भी बीच में से, एक तो इनके अलायंस एनडीए आपने कहा, कुछ इनके जैसे होता है ना कि पीडीए के बाद भी कुछ पीडीएस हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। मगर ये जो ममता बनर्जी हैं ये तो इंडिया का हिस्सा है ना। एनडीए में कुछ लोगों ने, एनडीए में नहीं है ये। नहीं, इंडिया में कुछ लोगों ने, अच्छा नहीं आपने इंडिया कहा ना तो मैंने कहा तो एनडीए जो है वो बीजेपी की इत्तेहादी है। इंडिया में जो कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपना
अलायंस की हिमायत तो कर रहे हैं लेकिन अपना अलग तशख़्ख़ुस भी रखा हुआ है। अच्छा। जैसे चंद्रशेखर राय हैं, आंध्र प्रदेश है, या अपना इनका ये मध्य प्रदेश है, इस तरह की जो रियासतें हैं वो कुछ उन्होंने अपना अलग से भी तशख़्ख़ुस रखा हुआ है। हाँ, साउथ इंडिया अपने आपको अलग समझता है वैसे। हाँ, भी जगनमोहन रेड्डी हैं, उन्होंने अपना रखा हुआ है। तो अभी जब इंडिया ने उन सीटों पे इलेक्शन अनाउंस किया जहाँ उनका ख्याल था कि हम अपनी गवर्नमेंट फ्रेम कर लेंगे फ्यूचर में, ये जहाँ हमारी अक्सरियत होगी, लेकिन रिजल्ट तो इकट्ठा ही सबका आएगा ना। लेकिन पता लग जाता है कि कितने परसेंट वोट गया। एग्जिट पोल्स तो आप टीवी पे नशर ही नहीं कर सकते। नहीं करते हैं, इंडिया में कर रहे हैं ना एग्जिट पोल्स, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद नशर हो रहा है। एबीपी ने किया, हालांकि पाबंदी है उसके ऊपर। जी हाँ, पाबंदी है, लेकिन किया कैसे कर रहे हैं? पाबंदी के बावजूद वो 3% प्लस माइनस के साथ नशर कर देते हैं। अच्छा। अभी जब उन्होंने किया है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछू पड़ गए, क्योंकि जो उनको पहले जिताते थे अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि एनडीए जो है उसकी जो सीट्स हैं बीजेपी की, हाँ सीट्स बीजेपी और इत्तेहादी कही है, हमारे लोगों को एनडीए भारतीय जनता पार्टी को अब मोदी उसके इत्तेहादी उनको मैक्सिमम सीट्स मिलेंगी 225 से 235 तक प्लस माइनस 3-4 के साथ, यानी टोटल 543 में से उनको रूल करने के लिए चाहिए कम से कम 273। अच्छा, इसमें 131 तो रिजर्व सीट्स हैं ना, जो आदिवासी और दलित और जो पसमानदा कौमों की। नहीं, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना। इनमें मुसलमानों के ग्रुप भी है, जिसके अभी लीडर ने एक इस्तीफा दे के तो अलग हो गया, क्योंकि जब इन्होंने एंटी मुस्लिम प्रोवोकेटिव किस्म का बयान दिया। तो बीजेपी ने अपनी शाखें बनाई हुई ना। असल में तो संघ परिवार है, बीजेपी संघ परिवार का एक हिस्सा है। संघ परिवार है आरएसएस, उसके नीचे उसकी 500 तंजीमें तरह तरह की। अच्छा। तो इसलिए उसको परिवार कहते हैं। संघ परिवार जो है उसका एक शाख आरएसएस है। नहीं, आरएसएस तो संघ परिवार खुद है आरएसएस का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। उसके नीचे जो है ना भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है, जिसने पूरे मुल्क में संघ के मिशंस को नामजद उसका में पॉलिटिकल विंग है, इंप्लीमेंट करना है पॉलिटिकल पॉलिसीज को। उसके नीचे एनजीओ टाइप एसोसिएशन है, जो बकौल उनके दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ आरएसएस है, लेकिन कभी अकाउंट शो नहीं किया उन्होंने। तो अकाउंट शो नहीं करते, कभी अकाउंट शो नहीं किया, उनको पैसे बाहर से भी आते हैं, कभी शो नहीं किया। तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन तो फॉरेन फंडिंग पे बहुत सख्त एक्शन ले लेता है, वहां नहीं लेता है ऐसा। वो आपने कहा कि उनके यहाँ जमहूरियत है तो मैंने मान लिया कि जमहूरियत है। अच्छा। तो फॉरेन फंडिंग पे नहीं ले रहा ना। मैं तो सादा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दे दी इंडिया की। हाँ। अच्छा, जब उसको इलीगल करार दिया तो सबसे ज्यादा जो है तकरीबन कोई 60-70% बॉन्ड्स एंड कैश कराए उन्होंने जनता पार्टी ने। क्या होता है बॉन्ड? हमारे तो प्राइस बॉन्ड होता है। हाँ। इलेक्शन बॉन्ड क्या होता है? ये एक थे जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के बड़े मशहूर लॉयर थे, राज चलें, अच्छा अभी नाम भूल गया हूँ। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की डेथ हो गई, 2-3 साल हुआ उनका। उनकी जगह पे नई फाइनेंस मिनिस्टर खातून आई हैं। अच्छा, शुक्ला वगैरह तो नहीं। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम पैसे तो लेते हैं, लेकिन ऑपोजिशन को ना पता लगे कि इनको कौन पैसे दे रहा है। अच्छा। ताकि अगर ऑपोजिशन कल को हुकूमत में आए तो वो उनको ना पकड़ सके, लेकिन हमें ये पता हो कि ऑपोजिशन को कौन दे रहा है, ताकि हम ऑपोजिशन को का गला दबा सकें। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी बॉन्ड खरीदे उसकी आइडेंटिटी शो नहीं होगी। अच्छा, बड़े मीसने किस्म के लोग हैं। तो कहते तो हैं कि हिंदू बड़ा नहीं बनिया तो अच्छे हिंदू बनिया मैं बनिया उसके एक देखिए, मैं जब हिंदू की बात करता हूँ तो मैं हिंदू की नहीं बात करता, मैं हिंदू रेडिकल की बात करता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है। और वो देखिए, जनता पार्टी का सियासतदान बड़े मिसने होते हैं, कुरकुरे होते हैं। टोटल वोट बैंक उनका 32% है। अच्छा। जब जनता पार्टी बरसेदार आई है 2019 में तो 32 पॉइंट समथिंग के साथ आई है। ये तो मेजॉरिटी नहीं, 51 से मेजॉरिटी होती है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह होता है ना। अच्छा। तो वहाँ अकलियत में उसने अक्सरियत पे रूल कर लिया। ये फर्स्ट पास द पोस्ट। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना हिंदुओं की, तो उसमें जो 32% थे वो भी परेशान है। मतलब वो 32% भी जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो कुछ हमारे हमारे ऐसे मुसलमान है जो देखते हैं कि अच्छा इधर वोट नहीं मिला, इधर काम नहीं हो रहा तो इधर कर दो, शायद ये करते। इस तरह के लोग हैं। तो अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। एक ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं इंडिया की इलेक्शन सियासत के बारे में। इंडिया में इलेक्शन का आज दूसरा फेज़ है, वोटिंग हो रही है बहुत सी रियासतों में, और वहाँ पे वोटिंग जो है वो 7 फेजेज़ में होगी मई के आखिर तक। और ऐसे वोटिंग होती, वहाँ 97 करोड़ वोटर हैं। पिछली बार 92 करोड़ के करीब थे इस दफ़ा।
तकरीबन 97 करोड़ हैं, बहुत चंद लाख कम कह लीजिए, लेकिन बहुत बड़ी यानी 97 करोड़ वोटर होना, इतनी तो कई मुल्कों की यानी पूरे यूरोप की इतनी आबादी नहीं है जितने वहाँ पे वोटर हैं, और 1.5 करोड़ का यानी वहाँ पे वो अमला है, 15 मिलियन इलेक्शन स्टाफ है, और ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो इलेक्शन करा लेते हैं, और उस पर कोई इतराज़ात भी होते हैं, शिकायत भी होती हैं, लेकिन उस तरह का मामला नहीं होता कि जो फॉर्म 45, 47 जो हमारे यहाँ होता है। लेकिन ये कि सुहेब साहब बहुत दिलचस्प वो बातें बता रहे हैं जो हमारे इल्म में नहीं हैं। तो सुहेब साहब, आप कह रहे थे कि वो इस दफ़ा जो एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी की पोजीशन, मोदी साहब की पार्टी की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है जितना वो समझ रहे थे। तो आप कह रहे थे कि 230-35 सीटें मिलेंगी। जी हाँ, 230-35 के आसपास। अच्छा, अब कांग्रेस का क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की अलायंस जो इंडिया है, कांग्रेस जो है वो मतलब इस वक्त 200-250 से ऊपर है, मतलब वो इनसे ज़्यादा ऊपर है। अच्छा, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं? उनके ज़्यादा हैं। अच्छा, अब ये प्लान बी लेके आए हैं। अच्छा, प्लान बी ये है कि वो अमित शाह साहब बना रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 जो उनकी रियासतें हैं जिसपे इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर हैं, जो किसी पार्टी के साथ हैं भी और नहीं भी हैं, जिन्होंने इंडिया अलायंस को, जैसे होता है ना अस्सलाम वालेकुम बस इतना ही करना तो आगे कुछ नहीं, तो आंध्र प्रदेश उसमें है। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश वही है, तेलंगाना, हैदराबाद है। हाँ, नहीं तेलंगाना है वो तेलंगाना है। अच्छा, अब 28 रियासतें हैं इंडिया की, 28 है। यूनियन टेरिटरी मिला के 32-35 बन जाती हैं। अच्छा, तो यूनियन टेरिटरी की सीटें कम है, एक 2-2 यूनियन सीटें यूनियन टेरिटरी की 35 हो जाती हैं टोटल। हाँ, तो वो 1-1, 2-2 हैं। अच्छा, अब उनका ये है इनका अपना, वो ये कह रहे हैं कि अब जैसे चंद्रशेखर राव है, उसको चाहिए फंड, अभी वो उसको धड़ाधड़ फंड दे रहे हैं। अच्छा, 2 चीफ मिनिस्टर जो बाकी 2 रियासतों के आगे, उन पे उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर पे, जगमोहन पे तो बराह रास्त ईडी ने मुकदमे बना दिए, जो है ना कि वॉशिंग पाउडर मोदी, तो मोदी वॉशिंग पाउडर अब उसको धोने के चक्कर में वो उसको, अब तीसरे जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन के, क्या उनका नाम है, उन पे भी इन्होंने उनकी बेटी को पे करप्शन के चार्जेस बना दिए। अब इन 3 चीफ मिनिस्टर पे उनकी नजर है कि यहाँ पे 65 सीटें हैं, जो उनकी लोकसभा या हमारी नेशनल असेंबली कह लें, उसकी 65 सीटें हैं। अब वो इन 65 सीटों पे, अच्छा, अब चंद्रशेखर राव जो है वो मुसलमानों के बड़ा करीब है, वो अलायंस में हैं असदुद्दीन अवैसी के, जो 2-3 सीटें ले लेते हैं एरिया से। अच्छा, अब वो ये, और तेलंगाना में, हैदराबाद में, और इवन यही नहीं बल्कि जो महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे भी हारे हैं। पिछले दिनों जो लोकल बॉडीज टाइप इलेक्शन वहाँ पे उसमें भी हारे, जिमनी इलेक्शन 4-5 में उसमें भी हारे। तो बीजेपी का ख्याल है कि वो महाराष्ट्र जैसी बड़ी रियासत, देखे ना 3-4 बड़ी रियासतें हैं जो पूरे वहाँ का पंजाब की तरफ फैसला करती हैं, जिसमें गुजरात, यूपी की 80-90 सीटें, हाँ, जिसमें जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया। अच्छा, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र की हैं। अच्छा, उनको यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, इन 5 पे तकिया था। अच्छा, अब बंगाल में तो वो ले नहीं सकते क्योंकि वो जो उनकी पॉलिसी थी कि तोड़फोड़ करके हम कर लेंगे, वो नहीं कर सके, और ममता बनर्जी ने उनके गले पे अंगूठा रख दिया। पिछली बार बड़ी कोशिश की उन्होंने, फसादात में वहाँ पे करने की कोशिश की, उन्होंने सबको अंदर दे दिया। ममता बनर्जी जबरदस्त, इन्होंने वहाँ फेडरल एजेंसीज भेजी, उसने फेडरल एजेंसीज को भी भगा दिया। तो मतलब उन्होंने एक डैशिंग लेडी वुमेन का किरदार अदा किया, सही मानों में, जो वो हम कहते भी हैं, वो भी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेती हैं। नहीं। अच्छा, अच्छा, उसके बाद वो जो था बिहार, बिहार पे अब जब से इन्होंने मुसलमानों को वहाँ पे 19 लाख को की सिटीजनशिप छीन ली, 19 लाख लोगों की, जो ये एनआरसी है और ये सीए आया उसके तहत। अच्छा, अब इन पे उस पे ख्याल है, जब इन्होंने दिमाग कहना शुरू किया, बहुत ज़्यादा एंटी, क्या कहना शुरू, मुस्लिम इंडिया। देखिए, नरेंद्र मोदी के पास करने इस वक्त इंडिया जो है ना वो टॉप पे नजर आ रहा है, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट है ना कि तो बूम की हुई है। देखिए, वहाँ माशी तरक्की तो नजर आ रही है बहुत ज़्यादा, कहते दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। गोदी मीडिया अगर कह देता है 5 ट्रिलियन डॉलर की मईशत है, 5 ट्रिलियन डॉलर कह रहे हैं ना कि यूके को पीछे छोड़ गई। अच्छा, 5 ट्रिलियन डॉलर ऐसे थी कि हिडनबर्ग ने जब अनाउंस किया कि अडानी के शेयर फेक हैं, किया ये ना कि फेक शेयर परचेज किए गए, फेक शेयर सेल किए गए। 2 मुसलमानों को उन्होंने ऑफशोर कंपनी में खड़ा किया, उन्होंने अडानी के शेयर परचेज करना शुरू कर दिए और शेयर बेचना शुरु कर दिए। अब अडानी की मिल्कियत पहुंच गई 125 बिलियन डॉलर पे। जैसे हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी तो उसकी 25 बिलियन डॉलर पे आ गई, 10% रह गई उसके असल वैल्यू का, यानी ठोस नहीं है तरक्की। हाँ, अच्छा, दूसरा ये है कि वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट, हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है कि 50% लोग जो है 60% वो सेल्फ एम्प्लॉयड है।
सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में क्या है? धोबी, मिस्त्री, मैकेनिक, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, दर्जी तो एम्प्लॉयड ना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो नहीं है ना। और कोई सिविलाइज किस्म के एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वह इन किस्म की मुलाजमतों के कोई पैसे तो नहीं मिलते सही किस्म के इनको। अब वहाँ हमारे यहाँ तो दर्जी बड़े पैसे लेते हैं। हाँ, 2000 रुपए का शलवार कमीज सी रहे हैं। हाँ, तो हम इंडियन दर्जी के लिए जो है ना वो दुबई है। हम इंडियन दर्जी के लिए पाकिस्तान का दर्जी जो वो दुबई है, पाकिस्तान का धोबी दुबई है, हमारा रिक्शा ड्राइवर भी दुबई में है। हमारी तो बज़ाहिर हालत बड़ी पतली है, डिफॉल्ट का हमारी इकोनॉमी देखें नजर आता है कि हुकूमत गरीब है, अवाम अमीर है, यहाँ कौम के पास बड़ा पैसा है। हाँ। यहाँ जापान से एक आदमी आया, वो जब उसने सिनेमा घरों के बाद टिकटों की लाइनें देखी, मैं बात करूँ पुरानी, जब अपना 15 साल पुरानी, तो आया, उसने सिनेमा घरों के बाद लाइनें देखी, इधर लाइनें देखी, उधर कतारें देखी, गाड़ियाँ देखी सड़कों पर, तो उसने 2 परसेप्शन दिया। उसने एक लेक्चर दिया यहाँ पे सूबाई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। उसने कहा पाकिस्तान में ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकती, बाद में बात करेंगे, अभी मुख्तसर सा, क्योंकि सिपाही ट्रैफिक की वायलेशन के लिए कोने में छुपा होता है। और यहाँ पे कौम तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि नौजवान जो है, मैंने उसको किसी नौजवान को सीधा खड़ा नहीं देखा। क्लासरूम में होगा तो यूं बैठा होगा, सीढ़ियां चढ़ रहा होगा तो सहारा लेके, मतलब नौजवान जिसको एनर्जी नहीं है, हाँ, जिसको पूरी एनर्जी के साथ वॉक सीधा करना चाहिए, वो यूं झुका झुका चल रहा होता है, तो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं है। और पाकिस्तान को कर्जे तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि पैसा इतना है कि कारें, सिनेमा हॉल, जो सारा जो लेविश जहाँ पे स्पेंडिंग हो रही है वो भरे पड़े। तो इंडिया में ये स्पेंडिंग नहीं है। आप इंडियन पे घूम देखें तो सादा सा घर होगा, एक कमरा होगा, किफायत लोग हैं। हाँ, कह सकते हैं किफायत चार हो गया, क्योंकि किफायत है ही नहीं, किशोरी कहाँ से आएगी। देखिए किफायत मतलब हमारे, मैंने देखा है पैसे हों भी तो बड़े सोच समझ के है ही नहीं ना। पैसा वहाँ पे अडानी के पास है, अंबानी के पास है, इनके पास है। बाकी तो जो रिक्शा ड्राइवर है वो 1500 रुपए कमा रहा है मंथली। आप उनका देखें ना, जब दिल्ली में उन्होंने घरों को जलाया तो एक कमरे का घर जला दिया, वो भी टेंटों में आ गए। हम उससे मौजूद से हट जाएंगे। तो मोदी को क्यों शिकस्त हो रही है? वो तो मतलब हमारी समझ बज़ाहिर तो हमें लग रहा था कि वो उन्होंने एंटी मुस्लिम भी बड़ी रेट्रिक की, शायद इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी वैसे पोजीशन खराब है, तो वो अब एंटी मुस्लिम जज्बात उभार के वोट लेने की कोशिश कर। देखें, इंडिया में मसाला बेचा उन्होंने, मुसलमान हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा, आबादी बड़ी बढ़ रही है। उसके बाद मुसलमान जो है वो एकदम पाकिस्तान बना लेगा, क्योंकि आबादी बढ़ जाएगी, हिंदू खतरे में है। क्योंकि बड़ा कॉमन जुमला रहा वहाँ पे 15-20 साल हिंदू खतरे में। 2019 में सबसे पहले जो वहाँ के हिंदू मतलब उनके मंडेश्वर थे ना, उन सब ने 5-6 ने ये तकरीरें खड़काना शुरू कर दी। मैं नाम जान कर नहीं ले रहा कि लोग एम उसको सर्च करना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगले 23 मार्च 2020 को हम इस्लाम के खात्मे का दिन मनाएंगे दिल्ली में, 7-8 रैलियों हैं। अच्छा, उनको जो क्रश के इन चीज़ों को, वो हम अपने आप को चैंपियन समझते हैं ना, एक्चुअली हम वेस्ट को बड़ा बुरा समझते हैं, लेकिन वेस्ट का प्रेशर आया। 2 रिपोर्टों में कंसेक्टिवली इंडिया को उन्होंने शामिल कर दिया कि ये अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। इस पे वो डरना शुरू हो गया। मोदी साहब, रिपोर्ट्स हैं कि जेनोसाइड हो सकता है यहाँ। वो अब उसके बाद जेनोसाइड नहीं हो नहीं सकता, हो रहा है। जेनोसाइड बिगिंस का वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी मोदी ने ये कहा कि मुसलमान दीमक है, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन लोगों को, अगर वो बरसतदार आ गई तो वो उन लोगों को, वो आपका मंगलसूत्र छीन लग गया। औरतों को जज्बाती कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा कि जैसे ही औरत हमारी हुकूमत आएगी, हर औरत के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए साल भर में चला जाएगा। साथ उन्होंने लफ्ज़ बोला खटाखट खटाखट खटाखट। और इस पे कांग्रेस ने कहा, हाँ, ये उसने राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने तो ये कहा है, मोदी ने तकरीर में फरमाया कि अगर ये आ गए तो ये आपका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, ये मकानों का हिसाब लगा रहे हैं, दुकानों का हिसाब लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी का हिसाब लगा रहे हैं, ये किसको देंगे? मनमोहन ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम मुसलमानों को दे देंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ आने से पहले तकरीर सुनी जो वहाँ पे, देखें आपका हौसला है, आप उसकी तकरीर सुन ले। नहीं, उसकी नहीं सुनी, वो जो वहाँ के हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन की। अच्छा, मैं जब बात करता हूँ ना हिंदू की, हम इस प्रोग्राम में जो बात कर रहे हैं तो हम हिंदुओं की नहीं बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के 5-7% कंजर्वेटिव हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव भी नहीं, बल्कि शरारत पसंद, 5-7% से ज्यादा, 5-7% से ज्यादा नहीं, अच्छे लोग भी हैं। हाँ, 5-7% से ज्यादा नहीं है ये। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जब कम हो रहा है, जब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो 32% जो पहले वोट लिया हुआ तो वो भी नहीं मिलेगा, तो इट मीन्स कि उनका जो सेन वोटर है उनसे भाग रहा है।
भाग रहा है ना। अब देखें इस वक्त वो एक परसेप्शन दे रहे हैं मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। अच्छा पिछले जो उनके 2000 तो नहीं कि अमित शाह आ जाए मोदी की जगह? नहीं, अमित शाह साहब जो है ना वो, ये कौन से शाह हैं? हमारे यहाँ तो शाह सैयद को कहते हैं। जब इन्होंने कहना शुरू किया ना कि मुसलमानों का नाम, तो दो बड़े एक एलिगेशन आए कि एक तो आप हिंदुस्तान का नाम तब्दील करो क्योंकि मुसलमानों ने दिया हुआ है, भारत कर दिया। हाँ, हिंदू, तो उन्होंने इसको भारत का नाम, उन्होंने कहा हमारी महाभारत में भी भारत ही है। दूसरा उन्होंने, किसी ने मीम बनाया कि अमित शाह के जो है ना वो अपना नाम से शाह हटाएं क्योंकि शाह मुसलमान हो गया, तो ये पता नहीं किस किस्म के शाह हैं। तो ये बहरहाल कोई दरियाफ्त नहीं हो सके ये कौन से शाह। तो जो कहा जा रहा है ना वो ये है कि मेरी नज़र में है कि नरेंद्र मोदी चूँकि जो सरकारी इदारे उनको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करती है। आपने कहा ना इलेक्शन कमीशन उनका बड़ा अच्छा है। कुमार साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने, उनके पास पता है कितनी कंप्लेंट्स गई हैं इस वक्त, जो मोदी मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है कि मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रॉपर्टी का ये हो रहा है, 25,000। अच्छा। और पहले दिन, एक दिन में आप गूगल करेंगे ना, एक दिन में बताएगा कि पहले दिन 17,500 कंप्लेंट्स गई। उनके इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? वो हमारे राजा सिकंदर सुल्तान से तो उससे फिर बहुत बेहतर हुए ना हमारे तो, राजा साहब। तो उन्होंने, हाँ ये उनसे तो काफी बेहतर हुए। इन्होंने तो बहुत साफ सुथरे दयानतदाराना इलेक्शन करा के नाम रोशन कर दिया मुल्क का। तो उन्होंने इस तरह वो भी कर रहे हैं। उन्होंने आप हंस जाते हैं मेरी बात पे। मैं बात भूल जाता हूँ तो हंसना शुरू कर देता हूँ, तो इसलिए तो 17,500 पे उन्होंने पहले दिन एक्शन नहीं लिया। उसके बाद इस स्पीच पे कहा गया कि जी दिमाग कह दिया मुसलमानों के, इस पे वेस्ट ने, देखिए हम बुरा कहते हैं ना वेस्ट की मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया एकदम हमलावर हो जाता है। सबसे पहले सिंगापुर में जहाँ पे इंडियन ओरिएंटेड हिंदू बहुत निजात किस्म के लोग इतने पाए जाते हैं, आला उहदों पे भी हैं, पीएमशिप पे भी हैं, वहाँ पे जो टीवी उनका CNN है, उसने 2.5-3 मिनट का प्रोग्राम दिखाया कि नरेंद्र मोदी जो है वो अकलियतों मुसलमानों का नाम लेके क्यों कहा दीमक, क्यों मुसलमान बेचारे तो उनका मतलब सरकारी जॉब में है ना, वहाँ प्राइवेट जॉब उनको मिलती है, मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से रोटी, सब्जी बेचने वाला मुसलमान भी हिंदू मोहल्ले में चला जाए तो उसे मार के निकाल देते हैं। हाँ, अब बात करें ना तो ये जमहूरियत में तो नहीं होता ना। नहीं, जमहूरियत, ये बातें जमहूरियत में नहीं होती। सिस्टम तो कानूनी आईनी तौर पे जमहूरी है, लेकिन अवाम के कुछ लोगों का मिजाज जमहूरी नहीं है, स्टाइल जमहूरी नहीं है, गवर्नमेंट का जो है वो जमहूरी नहीं है, वो गस्टापो है कि ऊपर बैठा है और कानून की हद तक तो ठीक है। तो दूसरी फिगर वहां पे है जो रेडिकल किस्म के एक हिंदू हैं, टॉप क्लास, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने अपना फाशिस्ट, हाँ फाशिस्ट से भी ऊपर का लफ्ज, तो वो सुपर फाशिस्ट ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, वो हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर। और मेरा अंदाजा ये है, मुंडे, हाँ तुक्का ये कहता है कि ये जब 250 वो क्या लगाया होता है उन्होंने, वो सफेदी मली होती है मुंह पे, वो क्यों मल लेते हैं सफेदी? वो उनके मुख्तलिफ तरह के ब्राह्मणों में और इधर मुख्तलिफ तरह के कल्चर हैं जिसमें वो लाइनें शाइनें फेरते रहते हैं, वो हम उनके जाहिर है वो तो उनका वो है, उस पर तो हम उनके जो पोलिटिकल उस पर इन्होंने मोर्चा बनाया था नौजवानों का गुजरात में, जिसने कत्लेआम किया था 2002 में, आदित्यनाथ ने। हाँ, वो तो कातिल हुआ फिर। नहीं, कातिल तो मोदी भी थे ना, जिन पे अमेरिका में बैन लग गया था, वो तो भला हो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बैन उड़ गया और इनको तो वहाँ पे। अच्छा, वेस्ट वाले भी अपना माली मुफाद देखते हैं इंडिया से, चूंकि उनकी तिजारत बहुत है, वेस्ट वहाँ सरमायाकारी बहुत है, तो वो आंखें बंद कर लेते हैं, हल्की सी टूं टां करके चुप हो जाते हैं, नहीं ज्यादा प्रेशर। देखिए हमारे, हम चूंकि वेस्टर्न कवरेज कर नहीं रहे, अगर हम वेस्टर्न कवरेज करें, चूंकि मैं वेस्टर्न मीडिया को पढ़ता हूँ, तो वहां पे इतना ज्यादा इस वक्त इंडिया के खिलाफ, इवन फॉरेन पॉलिसी कितना बड़ा उनका है, हाँ। कितना बड़ा मतलब है, वो इकोनॉमिस्ट कितना बड़ा है, उस पे तो इंडियन इन्फ्लुएंस भी है, वॉशिंगटन पोस्ट कितना बड़ा इदारा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कितना बड़ा इदारा है, ये सारे वहां पे क्या कह रहे हैं, वॉशिंगटन अपना वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, वो सारे इदारे ये कह रहे हैं कि इंडिया की में जो एथनोक्रेसी है वो जन्म ले चुकी हुई है। एथनोक्रेसी मतलब हिंदू बुनियाद परस्ती पे मुश्तमिल एक इक़्तिदार का ढांचा। एथनोक्रेसी वो कहते हैं वो शक्ल होती है जो कहती है कि हमारा जो फलसफा है वो नाफिज किया जाए, हिटलर का था, हाँ, और वही सही है, जो हमारा फलसफा है वो नाफिज किया जाए और वही सही है। तो ये है एथनोक्रेसी। आर्यन रूल चाहता था ना हिटलर भी, एथनोक्रेसी। आर्यन तो पता नहीं क्या थे क्या नहीं थे, ये तो कहते हिंदू थे, तो ये इनका बस चले तो कहते ये तो कहीं देखे ना महाभारत है, कितने कहते हैं घर वापसी, तमाम मुसलमान वापस हिंदू हो जाएं, आप पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, इसलिए अब वापस घर आ जाओ। हम अगर इलेक्शन से हटके थोड़ा सा बात करें तो हिंदू क्या कोई मजहब है?
हिंदू क्या चलें, वो तो ठीक है, हम उसको चैलेंज नहीं करते। सियासत पे ही बात करें तो अब इस पे कितने चांसेस है कि राहुल गांधी जो है उनकी पार्टी हुकूमत बना ले? और देखें इंडिया अलायंस बकौल इंडिया कह लें, हाँ, जो इंडिया जो है जो अलायंस है राहुल गांधी का, वो इस वक्त उनकी जो आर्म्स हैं, देखें इंडियन जो है वो ये तबसरा फरमा रहे हैं कि इंडिया का जो मुकाबला है वो 6-7 जगहों से है। एक पॉलिटिकल विंग जो मतलब खुद वो है, दूसरा आरएसएस जो वहाँ पे भगवा कल्चर को नीचे से, और अपने जो उसमें गौरशा ग्रुप हैं और लड़बड़ और व्हाट्सएप ग्रुप ये वो, तीसरा सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अच्छा, ये 3-4 इदारे जो हैं ये दबा के उन लोगों को क्रिकी में रखे हुए। और अभी मोदी का कल्ट जो है वो इतना ज़रूर कायम है कि वो अगर 225 सीटें ले जाते हैं तो हुकूमत बना ले, तो वो मारा पीटा करके अंदर देके, आप देखें ना मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया था, कोरोना को उन्होंने पाबंदियां नहीं लगाई, चलने दिया, जहाज भेजे, सिंधिया को उठाया। आपकी बातों से जाम सादिक याद आ रहे हैं। हाँ, वो जाम सादिक का अबू है। अबू है नरेंद्र मोदी जाम सादिक का अबू, वैसे तो नहीं, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ कि वो ये जाम सादिक के बुजुर्ग हैं उनके पॉलिसीज में। जैसे ही इन्होंने जहाज भर भर के सिंधिया साहब के मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट उल्टा दी, फिर का थाली बजाओ, कोरोना हटाओ, और बड़े यानी क्रूकेड हैं। हाँ, कैलकुलेटेड मूव करते हैं। अच्छा, बाकी मैनिपुलेटिव। अभी देखें इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल को अरेस्ट किया हुआ है। क्या कहते हैं, बगल में छुरी मुंह में राम, मुंह में राम राम, इसी वजह से बना ना। हाँ, इन लोगों की हाँ, इन लोगों की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी तो बड़े सिविलाइज्ड हिंदू भी देखे हैं। हाँ, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे ना। हम देखें, हम जब कहते हैं ना शरपसंद पॉलिटिकल, वो तो हर कौम में है। वहाँ अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो यूरोप में कुरान मजीद को नाउजुबिल्लाह जला देते हैं, और अमेरिका में मुसलमानों इस्लामोफोबिया है, कनाडा में है, यूरोप में ऐसे वाक़यात होते हैं। इंडिया में ज़रा बड़े स्केल पे हो गया कि जी गाय लेके जा रहा है तो उसको मार दिया, लाठियाँ मार मार के कत्ल कर दिया। यानी कोई तुक की बात है। वहाँ के वो जो चीफ जस्टिस साहब है मरकंडे काटजू, वो कहते हैं मैं खाता हूँ गोश्त बीफ का, ये क्या बकवास है कि तुम कभी। इंडिया आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में बीफ खाया जाता है, दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। देखें ये गाय क्या चीज़ है, ये उन्होंने सिंबल बना दिया। सावरकर खुद गाय खाता था। हाँ। फिर इन्होंने कहा जी सावरकर जो है वो बुलबुल पे फरार होता था जेल से, आता था, फिर चला वापस अंदर आया था, फिर चला। भाई अंदर क्यों आ जाता, बुलबुल से निकल जाता, माफीनामे 5 क्यों लिखे? तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्चुअली अपना एक गस्टापो की पार्टी है, और मैनेजमेंट उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, अभी आप देखें जैसे आपने भी कहा, बहुत से लोग उनके शहर में होते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया बहुत अपना बुरा समझता है, इंडिया को अच्छा समझता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि हमें इंडिया से बेहतर समझता है जमहूरी वाले। सोहेब साहब, अब ये तो ऐसा मौजू है जिस पे हम कई प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत दिलचस्प मौजू है। आज हम मेरा ख्याल है यहीं ब्रेक लगाते हैं। सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि मोदी साहब हार रहे हैं और डांग सोटा करके छोटी पार्टियों को साथ मिला के ये बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनाएंगे। हमारा तजज़िया यही कहता है, जो टूट जाएगी। एग्जिट पोल्स से जाहिर हो रहा है। फ़िलहाल 2 फेजेस हुए हैं, तो फिर ये कि वो अपनी शिकस्त को देखते हुए कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, आवाम में उनकी साख गिर रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात को और भड़का रहे हैं। अब तक का हमारी गुफ्तगू का ये खुलासा है। इंशाअल्लाह फिर हम इस मौजू पे बात करेंगे। आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।